मेट्रो बना दी, लो फ्लोर बसेस बना दी, जिनमें सुगमता से चढ़ा जा सकता है। लेकिन इस बात को किसी ने नहीं ज़्यादा मद्देनज़र किया कि भाई घर से वो वहाँ तक कैसे पहुँचे। नॉर्मल जो गाड़ियाँ हैं, जो कैब्स हैं, उसी में थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन करके वो आम इस्तेमाल के लिए भी रहेंगी, आम लोगों के इस्तेमाल के लिए भी, और उसी में थोड़ा-सा फ़ोल्ड करके और रैंप को निकाल के और रैंप को अंदर करके थोड़ा-सी मॉडिफ़िकेशन के साथ वो किसी भी विकलांग व्यक्ति के लिए भी काम में आए। टुक-टुक और ये जब छोटे वो चल रहे हैं, उसमें आसानी से पीछे से रास्ता बना के व्हीलचेयर के समेत बैठा जा सकता है। देखिए, वहाँ जो कैब सर्विसेज़ हैं, टैक्सी सर्विसेज़ हैं, वहाँ आप फ़ोन करिए कि भई मुझे एक्सेसिबल व्हीकल चाहिए, तो वो आपको लेने के लिए पहुँच जाता है। यानी अगर पैरालम्पियन को आपके स्टेडियम तक पहुँचना है, फिर वहीं वो मामला अटक जाता है। बच्चे को स्कूल पढ़ने जाना है, वहीं अटक जाता है। ऊपर वाले की मौज है कि मैं जब इस बार गया, तो वहाँ एक लिफ्ट लग चुकी थी और एक रैंप। पहले मुझे सोचना पड़ता था कि कहीं जाना है, तो कैसे करूँगा, क्या होगा? 2 लोग चाहिए साथ में उठाने बैठ। अब मैं ड्राइवर और उसके साथ अकेला कहीं भी चला जाता हूँ। क्योंकि वो केवल विकलांगों के लिए नहीं, वो तमाम लोग जो हार्ट पेशेंट्स हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, चाहे वो ओल्ड एज के लोग हैं, सबके लिए वो सुविधाएँ काम आएँगी। नमस्कार, आप सभी का पांचजन्य पर स्वागत है। आज हम यहाँ स्टूडियो में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हमारे साथ डॉक्टर शिवजीत सिंह राघव जी हैं और विषय क्या है? विषय है दिव्यांग जनों की सुविधाओं से जुड़ा हुआ। आप पब्लिक प्लेस पर निकलते हो, आपको तमाम तरीके की सुविधाएं मिलती हैं, असुविधा भी मिलती है। कुछ इसी प्रकार से सरकार द्वारा, कई संस्थाओं द्वारा दिव्यांग जनों के लिए भी बहुत सारे सुविधाओं के प्रयास किए गए। लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो सुविधा उनके लिए प्रोवाइड की गई हैं, वो कितनी कारगर है और कहाँ अब भी दिक्कतें दिव्यांगजन झेल रहे हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शिवजीत सिंह राघव जी हैं। अब इन्हीं से चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इनसे खुद ही जानेंगे। तो सर, शुरुआत करते हैं आपके परिचय से और हम इस विषय पर आज आपसे बात करने के लिए क्यों बैठे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। देखिए, जैसा आपने कहा, मैं शिवजीत सिंह राघव हूँ और मुझे जो आप ये व्हीलचेयर पे देख रहे हैं, ये 1980 में जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था बायोकेमिस्ट्री में और बास्कुल का कैप्टन भी था, उन दिनों मुझे ये चोट लगी और उसके बाद में ये जो 46 साल है मैंने व्हीलचेयर यूजर से गुजारे और मैं 67 ईयर्स मेरी एज हो गई है। 21 साल की उम्र थी जब मुझे ये चोट लगी और मैंने फिर अपना क्षेत्र बदला, क्योंकि मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहा था, वो संभव नहीं था। और मैंने इस दिव्यांगता के क्षेत्र में अपनी यूएस से काउंसलिंग की डिग्री करी और बॉस्टन से, और बाद में मैंने मियामी यूनिवर्सिटी से भी इसकी पढ़ाई की और मैं काफ़ी सालों से दिव्यांगता से जुड़े मुद्दों पे काम कर रहा हूँ। जो पहला डिसेबिलिटी एक्ट 96 में पास हुआ था, मैं उसके साथ भी जुड़ा हुआ था और बाद में 2016 में जब ये यूएनसीआरपीडी के रिफ्लेक्शन को लेते हुए जो नया बिल पेश हुआ, उसमें भी मैं था। तो सर, अभी क्योंकि विषय बहुत गंभीर दिव्यांगजनों से जुड़ा हमेशा रहा है, एक्ट की अभी आपने बात की, उस एक्ट के तहत कई सारी सुविधाएं भी दिव्यांगजनों को पहुंचाई गई। लेकिन आपने एक रिट फाइल की है, फर्स्ट माइल एंड लास्ट माइल एक्सेसिबिलिटी। आखिर ये क्या है और ये ज़रूरी क्यों है? इसके बिना अधूरी है। दिव्यांगजनों को आप कितनी भी सुविधाएं पहुंचा दो, लेकिन अगर फर्स्ट माइल और लास्ट माइल पर गौर नहीं किया गया तो वो शून्य ही है। आपको ऐसा जी, क्यों लगता जी। है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि वर्षों से तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट में, अन्य उसमें अपनी बात को आगे बढ़ाते रहे। सरकार के जो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ हैं, उन पे भी बहुत से लोग हैं, उसमें भी बात चलती रही। लेकिन मैंने देखा कि भई जो बिल्कुल बेसिक मुद्दा है, बिल्कुल फंडामेंटल, हम्म। कि आपने मेट्रोस बना दी, लो फ्लोर बसेस बना दी, जिनमें सुगमता से चढ़ा जा सकता है, प्लेटफॉर्म से बिल्कुल मिल-जुली है। लेकिन इस बात को किसी ने नहीं ज़्यादा मद्देनज़र किया कि भई घर से वो वहाँ तक कैसे पहुँचे, और किसी को जॉब पे जाना है, बच्चे को स्कूल में पढ़ने जाना है जो दिव्यांग है, तो वो किस तरह से वहाँ तक अपनी इस तरह की सुविधाओं से पहुँचेंगे। मान लिया मैंने बिल्डिंग को आपने एक्सेसिबल कर दिया, वो सब कुछ है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था और जब मुझे लगा कि भई काफ़ी
संस्थाएं जो इसमें काम कर रही हैं उन्होंने वो नहीं किया। और मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं 25 देशों में गया और मैंने उन सुविधाओं का फ़ायदा उठाया, कि जो एयरपोर्ट से मुझे होटल तक या होटल से कॉन्फ्रेंस की जगह तक ले जाती थी, तब मुझे लगा कि भाई मुझे इस बात को गौर में लाना चाहिए सबके, और इस मुद्दे को उठाना चाहिए। सर ये मुद्दा तो गंभीर है, लेकिन एसेसिबिलिटी की बात हुई, अब कैब सर्विसेज हो गई, उनमें चेंजेस करना, उनको मॉडिफाई कराना, उनके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। क्या चीज़ें आपने इंडिया में फेस की, और आपने जैसा अभी जिक्र किया कि आप कई अन्य देश भी घूमे हैं और वहाँ पर सुविधाएं इस तरीके की अवेलेबल हैं, लेकिन इंडिया में आप कह रहे हो कि नहीं दिख रही हैं, और हर कोई इतना ज़्यादा केपेबल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी नहीं है कि खुद कार खरीद के उसको मॉडिफाई करा सके। तो वो जो चेंजेस आपने देखे बाहर के देशों में और यहाँ जो लैग दिखा है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करिए। देखिए, वहाँ जो कैब सर्विसेज हैं, टैक्सी सर्विसेज हैं, वहाँ आप फ़ोन करिए कि भाई मुझे एक्सेसिबल व्हीकल चाहिए, तो वो आपको लेने के लिए पहुँच जाता है। अब उसमें तमाम तरह के कैटेगरीज हैं। भारत में क्या हो रहा है कि अब ये इन सुविधाओं के ना होने से कुछ लोगों ने अपनी एक्सेसिबल वो गाड़ियाँ बना ली हैं, और वो बेइंतहा चार्ज करते हैं, जो कि मतलब फिर मतलब अवेलेबिलिटी है, लेकिन अवेलेबिलिटी चार्जेस बहुत बहुत ज़्यादा गिने है। चुने हैं, बहुत गिने चुने हैं एक आदमी, और पर वो पर्याप्त नहीं है, तो और बहुत महंगा, वो अपने हिसाब से उसको जो पैसे आपसे मांग लें वो मनमानी पैसे, मनमानी। मनमानी। और उन दो चार उनसे मामला सॉल्व नहीं होता आम आदमी का, क्योंकि उनका इस्तेमाल वही जो संभ्रांत, जिनके पास थोड़ा सा मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, वही उसको अफोर्ड कर सकते हैं, कि उसके ऊपर की क्लास तो अपने खुद की गाड़ियों में बदलाव करके और वो कर लेती है। और दूसरी बात देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, इन गाड़ियों को आरटीओ में रजिस्टर कराना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप अपनी गाड़ी में कुछ खुद चेंज कराते हैं, तो आरटीओ में री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है एज ए एडेप्टेबल व्हीकल। वो बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। पर ये तो लिखा हुआ है कि आप दिव्यांगजन के तहत इसमें आप मॉडिफाई करा सकते हैं, तो क्या चैलेंजेस फेस देखिए, करना पड़ते हैं? मॉडिफाई मोटर वाहन उन्होंने अधिनियम जो है ये कर दिया उसके है तहत। कि कुछ गिनी चुनी एजेंसीज को वो काम दे दिया है कि वो मॉडिफाई करेंगे और वो सर्टिफाई करेंगे, वही गाड़ियां आरटीओ में रजिस्टर होंगी। आपने अपने किसी से यूं लोकल कम दाम पे चीज़ें करा ली, और उसको जल्दी से वो री रजिस्टर नहीं करेंगे एज एडेप्टेबल व्हीकल। केवल वो जो उन्होंने मनोनीत की हुई है, और वो जैसे मैंने कहा, फिर वो मनमानी वाला मामला आ जाता है, वो लोग कुछ भी चार्ज कर लेते हैं। कुछ तो फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से भी किया ऐसा गया होगा ना, कुछ नहीं इतना है, कुछ इतना ही ऐसा रहेगा। कुछ नहीं है। तो कभी ऐसा कंप्लेन नहीं गई? ये तो भ्रष्टाचार का मामला बस हो गया। यही हो गया कि लोगों आवाज़ उठाते हैं, और अब ज़रूरतमंद कई बार सोचता है कि क्यों मैं किसी को छेड़ूं, नहीं तो उल्टा मेरे ऊपर कोई बात आएगी। आधे लोग, जैसे एक्सीडेंट साइट पे होता था पहले, कि भाई वो नहीं उसमें शामिल होते थे, कि बाद में कौन कोर्ट में खिंचा खिंचा फिरेगा वाली बात है। लेकिन मुद्दे पे हम आते हैं। जी। देखिए, ये बहुत ही जो फर्स्ट माइल एंड लास्ट माइल, जैसे मैंने कहा कि घर से वहाँ और उतर के अपनी मंजिल तक पहुँचने का जो वो है, ये मुद्दा था। और इसमें देखिए, मैंने जो चीज़ें देखी, मैं जैसे जिक्र कर रहा था, मेरे मारुति वालों से भी, इनसे भी बातचीत भी की मैंने कुछ लोगों से, लेकिन वो चीज़ को अभी, जैसे मैंने कोर्ट में भी केस डाला, तो मुझे हियरिंग के दौरान भी ये लगा कि अभी भी उस मुद्दे को सही तौर पे समझा नहीं जा रहा। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि देखिए, वो उन्होंने एक एक्सेसिबिलिटी की बात करी, और एक बड़ी जो वो चल रहा है कि भाई बिल्डिंग्स में एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, ट्रेन्स में होनी चाहिए, उसी में वो उसको शामिल करने के लिए उन्होंने कह दिया। यानी होगा क्या कि वो इतने बड़े मुद्दे पे इतनी, और मैं जानता हूँ वो जो केसेस जो फाइल चल रहा है और जिस पे वो कमिटीज बनी हैं, वो कई साल हो चुके हैं उसको, और वो इंच दर इंच करके चलती है। और ज़रूरत है कि भाई, अब क्योंकि रोज़ ये चोटें बढ़ रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और तमाम तरह के बिना उसके भी कैंसर और टीबी और इन तमाम कारणों से विकलांगताएं बढ़ती जा रही हैं। अभी आपने, जब मेरी ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी, तो लास्ट मंथ आपकी बात सुनी गई, जो आपने रिट पिटीशन जी डाली, जी जी। उसमें क्या बात हुई और नेक्स्ट हियरिंग कब है आपकी? और जैसा अभी आप बता रहे हो कि जो विषय, जो जिस विषय की इनिशियल स्टेज पे, मतलब बिल्कुल आप ग्राउंड जीरो की जो बात कर रहे हो, वो नहीं समझ पा रहा है कोई, तो आज आपके पास खुला प्लेटफॉर्म है, जो जी नहीं जी। समझ पा रहा है, आप इसके माध्यम से हाँ। उसकी इम्पोर्टेंस बता सकते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि
दो बातें हैं, एक तो अफोर्डेबिलिटी की बात है, दूसरा ये है कि जो कंपनीज हैं या जो डिसीजन मेकर्स हैं वो उस चीज़ को पूरी तरह से, मैं उनसे ये बताना चाहता हूँ कि बड़ी आसानी से आप नॉर्मल जो गाड़ियाँ हैं, जो कैब्स हैं, उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके वो आम इस्तेमाल के लिए भी रहेंगी, आम लोगों के इस्तेमाल के लिए भी, और उसी में थोड़ा सा फोल्ड करके और रैंप को निकाल के और रैंप को अंदर करके थोड़ा सी मॉडिफिकेशन के साथ वो किसी भी विकलांग व्यक्ति के लिए भी काम में आ जाएंगे। आपको कोई बहुत ज़्यादा बिल्कुल नए सिरे से गाड़ियां मैन्युफैक्चर नहीं करनी कि नई डाइज बनेंगी, वो होगा, ये जरा सा वो है। और इसमें आसानी से हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री अपना वो पास करा सकती है उस ऑर्डर्स जो है, और इस मुद्दे को बहुत आसानी से निपटा जा सकता है। मैं जहाँ कोर्ट में अगली तारीख आएगी, क्योंकि अब पिछली तारीख पे भी जो सरकार की तरफ से जो लोग आए, जो अटॉर्नी और वो जो वकील थे, उनसे जब पूछा गया उस कमेटी में क्या क्या है, तो उनको बहुत ज़्यादा वो नहीं था नॉलेज, और इसीलिए डेट आगे बढ़ी कि भाई आप वो कमेटी में क्या क्या है, बिफोर इस चीज़ को उसमें शामिल किया जाए पहले ये बताइए। तो मैं ये चाहूँगा आज इस स्टेज से ये कहना कि इसको उसमें मिला के और वो बिल्कुल ख़त्म सा हो जाएगा मुद्दा, और ये बड़ा त्वरित वो काम है, इसको जितनी जल्दी किया जाएगा उतना, क्योंकि मुझे ये है कि अगर ये मुद्दा, इवन आप ऑटोज में भी चेंज कर सकते हैं, यानी व्हीलचेयर समेत आजकल ये जो टुक टुक और ये सब छोटे वो चल रहे हैं, उसमें आसानी से पीछे से रास्ता बना के व्हीलचेयर के समेत बैठा जा सकता है। कुछ लोगों ने, अब जैसा मैंने कहा कि पर्सनल वो कराया है, तो जो पर्सनल हो सकता है वो बड़े लेवल पे भी हो सकता है। और जैसा मैंने कहा कि मैं स्पेसिफिक नहीं कह रहा कि वो गाड़ियां केवल विकलांग व्यक्तियों के लिए, वो दोनों आम आदमी और उनके दोनों के लिए मतलब वो उसकी इस्तेमाल। डिजाइनिंग ऐसी हो कि वो जी, दोनों बस के लिए इतना काम सा आ सके। मुद्दा है, और वो जरूर ये मैसेज जाना जरूरी है। लेकिन जो ये इतने से मुद्दे की बात हो रही है, ये कितना बड़ा मुद्दा जमीनी ये स्तर बहुत पर है। गंभीर है, और जमीन स्तर पर ये इतना बड़ा बदलाव लाएगा। देखिए, मैं विदेशों में जाता हूँ, टूरिस्ट आना चाहते हैं, अपने भारत में घूमना चाहते हैं, लेकिन केवल वो इस वजह से नहीं आ रहे कि यहाँ हमको एक्सेसिबल गाड़ियाँ और वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी। लोग पढ़े लिखे हैं, काम करना चाहते हैं, स्किल्ड दिव्यांग साथी हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास ये सुविधा नहीं है कि वो अपने काम की जगह तक पहुंच सकें, और हर आदमी गाड़ी नहीं खरीद सकता, आम आदमी जो है, तो उसको अगर ये सुविधा हो जाती। दूसरा, मान लीजिए अचानक इमरजेंसी कोई हो गई और मुझे हॉस्पिटल तक जाना है, तो एम्बुलेंस है, आएगी जब तक वो होगा। अगर मेरे पास वो ऐसी, आजकल आप देखते हैं उबर और ये 2 मिनट में पहुंच, एम्बुलेंस को पहुंचने में टाइम लगता है, क्योंकि आप वो करेंगे, तो बड़ी आसानी से आप, यानी हर तरह के आपातकालीन समय है, जॉब्स पे है। देखिए, जब मुझे चोट लगी थी तो मैं ग्रेजुएट था, लेकिन आज मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, टैक्स पे कर रहा हूँ, सब कुछ है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग सशक्त बने, एम्पावर हों, और ये छोटा सा मसला अगर हल हो जाता है तो ये बहुत बड़ा बदलाव देश में, देश की इकोनॉमी पे, और मतलब विकलांगों के जीवन में तो लाएगा ही लाएगा। ये सब तरफ से फायदेमंद। क्योंकि आप लंबे समय से काम भी कर रहे हैं जी, जी, दिव्यांगों के लिए, तो बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे। जी। जैसे अभी आपने कई सारी समस्याएं उनकी भी बताई। कितना बड़ा चेंज ये लेकर आएगा उनकी लाइफ में, क्योंकि उनको भी मुख्य धारा से जोड़ना है, वो भी अपने आप को किसी से कम ना समझें। पैरा ओलंपिक्स हमारे यहाँ होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको सशक्त बनाने के लिए जो आत्मविश्वास की उनके अंदर इनिशियल स्टेज पे कमी कई जगह देखने को भी मिलती है, वो आत्मविश्वास बना जी। रहे। तो ये जो फर्स्ट माइल और लास्ट माइल है, ये कितना बड़ा रोल प्ले करेगा देखिए, अकॉर्डिंग टू यू अब उनको सशक्त बनाने में? जैसे आपने उदाहरण के तौर पे भी पैरालंपियंस की बात की, हुँ, मेरे कई साथी हैं जो पैरालंपियंस हैं, और मैं क्योंकि एक परामर्शदाता हूँ, काउंसलर हूँ फॉर पर्सन्स विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, तो मेरे से तो रोज 8-10 लोगों से मेरा वास्ता पड़ता है, जिनको मुझे सारी चीज़ें बतानी होती हैं, क्या हुँ, सुविधाएं हैं, क्या है, सब कुछ है। तो मैं ये कह सकता हूँ, यानी पिछले 25 साल में मैंने कुछ नहीं तो कुछ हजार लोगों से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ, और आज भी हुँ, फ़ोन आते हैं, सब कुछ है। तो अगर ये इस पे काम हो जाए, ये फर्स्ट माइल एंड लास्ट माइल का मुद्दा सॉल्व हो जाए, यानी एक्सेसिबल टैक्सीज, और हुँ, अगर हुँ। थोड़ा सा ऑटोज़ की तरफ भी हो जाए, तो वो और भी निम्न वर्ग के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। इससे तमाम, यानी अगर पैरालंपियन को आपके स्टेडियम तक पहुंचना है,
फिर वहीं वो मामला अटक जाता है। बच्चे को स्कूल पढ़ने जाना है, वहीं अटक जाता है। मुझे काम पे जाना है, वहीं मामला अटक जाता है। तो ये छोटी सी चीज़ जो है वो इतना बड़ा बदलाव ला सकती है। यानी आप यूँ समझिए 1:10 का रेशियो है। काम 1% का और वो 10% का फ़ायदा पूरे मुद्दे पे आ सकता है। ना, आप बेसिकली आप कहना चाहते हो ऊपर की तो 10 सीढ़ियाँ बना दी, नीचे की जो नीचे की 5 हैं पहली वो सीढ़ी, डिस्टर्ब हो रखी हैं, उस वजह से दिक्कतें आ रही और हैं। वो पहली सीढ़ी पे नहीं चढ़ेंगे तो हम 10वीं तक पहुँचेंगे कैसे कैसे? पहुँचेंगे? तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है और ऐसा मुद्दा है जिसको सॉल्व भी आसानी से किया जा सकता है। शिवजीत जी, आप थोड़े से अपने बारे में और बताइए, क्योंकि कई सारी आपने पुस्तकें लिखी हैं जी हाँ। और क्योंकि आप बहुत सारे देश घूमे हैं, तो हर हर जगह से कुछ ना कुछ अनुभव लेके आया जाता है। क्योंकि जब आप पुस्तक लिखते हो तो आप अच्छी रिसर्च चाहिए होती है, तो आपको घूमना भी पड़ता है, जाना भी पड़ता है। बिल्कुल। और क्योंकि आप व्हीलचेयर पे हैं, तो जो नॉर्मल लोग हैं ना, वो उतना कनेक्ट नहीं कर पाएँगे। और आपने भी कई सारी असुविधा भी देखी होंगी। तो ये किताबें कौन-कौन सी आपने लिखी हैं और इनको लिखने में कितनी आपको सुविधा महसूस हुई और कितनी असुविधा आपने नहीं, बिल्कुल। दिव्यांग होने के नाते अ, झेली हैं? क्योंकि जब देखिए, आप बताएँगे ना, तो जो जी, जी। दूसरा व्यक्ति है ना, वो भी बिल्कुल, कनेक्ट देखिए कर पाएगा। मैं कोई बहुत बड़ा राइटर ना सही, हुँ, हुँ। लेकिन मैंने अपनी पूरी ऑटोबायोग्राफी इसीलिए लिखी कि लोगों तक ये मेरी ज़िंदगी जो मैंने इतने साल जी, हुँ, और देखिए अभी मैंने पूरे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम किए हैं, और 25 देश, जैसे मैंने कहा कि मैं कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता हूँ एज़ ए स्पीकर, और ऑब्वियसली सीखने को भी मिलता है। और उस दौरान देश विद बल्कि जब ये टर्मिनल 3 बन रहा था एयरपोर्ट का, हुँ, तो हुँ। मुझे ख़ास तौर पे, मैं लंदन में किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था, तो मुझे काम दिया गया था कि लंदन एयरपोर्ट को मैं पूरा देख के और उसका स्टडी करके आऊँगा। और मैं वो यहाँ टर्मिनल 3 जब बन रहा था, तो मैं उस वक़्त अडवाणी साहब बीजेपी के जो नेता थे, वो उनकी देख-रेख में वो काम चल रहा था, वो बाकायदा। तो मुझे तमाम मौके ऐसे मिले जो और मैं उसी चीज़ को इस मुद्दे में भी वो करना हुँ, चाहता हुँ। हूँ। और जैसे मैंने कहा कि मैंने इतनी यात्राएँ की हैं, 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम के लिए पूरा। अभी मैं अमरनाथ गया, वैष्णो देवी भी गया। यहीं पर मैं थोड़ा-सा आपको रोकूँगी, क्योंकि आपने 4 धाम यात्रा की ज़िक्र किया, 12 ज्योतिर्लिंग का ज़िक्र किया और वैष्णो देवी भी गए। तो अब तो बहुत सारी सुविधाएँ प्रोवाइड की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ जी, से, सेंटर की तरफ से भी। जी, तो क्योंकि अभी अगर आप कहोगे ना, तो एक नॉर्मल व्यक्ति भी किसी से बोलो तो उसको पैरों की दिक्कत, कमर की दिक्कत, किसी को किसी चीज़ की दिक्कत, बट आप ऐस इस देखिए मैं उसमें अभी पहुँचे वहाँ। लास्ट मेरी सेकंड लास्ट ट्रिप अ, पुष्कर गया था मैं, ब्रह्मा के जी। टेम्पल। और मैं कई सालों से सोच रहा था, हुँ, लेकिन मेरे साथी मुझे हमेशा कहते थे कि वहाँ 30, 40, 50 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। हुँ। और ऊपर वाले की मौज है कि मैं जब इस बार गया, तो वहाँ एक लिफ्ट लग चुकी थी और एक रैंप लग चुका था। उस लिफ्ट से और रैंप से मैं सीधा ब्रह्मा जी के मूर्ति के पास तक, प्रतिमा के पास तक बड़ी आसानी से पहुंचा। यानी जरा से बदलाव ने पूरा जो है वो इतना सुगमता जो है वो ला दी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि भाई यहाँ से जो मैं हुँ, हुँ। पुष्कर तक पहुंचा, वो ना तो उस तरह की मेरे मतलब गाड़ी में मुझे उठा के 2 लोग बैठाते हैं। देखिए उस चक्कर में आप देखेंगे मेरे पैरों में छोटे बड़े हो गए, टूट गए, क्योंकि एक बार ये उठाते-बैठाते में पैर का फ्रैक्चर हो गया। तो अगर यही चीज़ मेरे पास एक्सेसिबल गाड़ी होती, तो मैं इतना, जैसे अब मेरे हुँ, पास हुँ। मैंने अपनी बनवाई है अब इतने सालों बाद, कि भई मैं व्हीलचेयर समेत उसमें चढ़ जाता हूँ और इत्मीनान से बैठा रहता हूँ, पूरी सेफ्टी के साथ। तो ज़रा से बदलाव ने पूरी ज़िंदगी मेरी बदल के रख दी। पहले मुझे सोचना पड़ता था कि कहीं जाना है तो कैसे करूँगा, क्या होगा? 2 लोग चाहिए साथ में उठाने बैठ अब मैं ड्राइवर और उसके साथ अकेला कहीं भी चला जाता हूँ। डिपेंडेंसी खत्म हो गया। डिपेंडेंसी खत्म हो गई, और मेरी जो काम करने की और जो क्षमता है और जो लोगों से वो करने का, वो सारा बदल गया जो है। अभी जैसे 4 धाम यात्रा चल रही है, बहुत सारे लोग आपकी तरह और भी चाह रहे होंगे जी, कि जी, हम जी, जी। दर्शन करने जाएँ, लेकिन मन में आता है सवाल, कैसे जाएँगे? आप कैसे गए थे? वहाँ पर किस तरीके की आपको सुविधा मिली? और जिस तरीके की आपने जो फर्स्ट माइल और लास्ट माइल की बात हो रही है, यहाँ से वहाँ तक जाने में क्या असुविधा हुई? वो बताइएगा। देखिए बात वही पड़ती है कि जो घर से अब कई जगह तो प्लेन और ट्रेन से आप जा सकते हैं, लेकिन फिर बात वही आती है कि एयरपोर्ट तक पहुँचना और हुँ, वहाँ। हुँ, लेकिन अगर आपको सीधे कुछ जगह बहुत नज़दीक है और बाई रोड आप जा रहे हैं, जैसे मैं अभी पांडुपोल सिरसा
होके आया 2 हफ्ते पहले। तो यहाँ से वहाँ तक 200-250 किलोमीटर मुझे गाड़ी से ही जाना था। तो 3-4 साथी और थे, तो मैं उनकी स्कॉर्पियो से गया। तो मुझे बड़ी असुविधा हुई उतरने चढ़ने की, और उस मामले में कई जगह प्रॉपर रैंप्स लोग समझते हैं कि भाई रैंप बस एक वो रैंप बना दिया, उसकी कितनी डिग्री होनी चाहिए, कितना वो WHO के हिसाब से, वो सब नहीं है। तो तमाम जगह, कई जगह आप मूर्ति तक नहीं पहुंच सकते, 2 लोग 4 लोग आपको उठा के, बिल्कुल वो एक अजीब सा वो माहौल बन जाता है। बट लोग साथ देते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन अगर वो इन सब बदलावों को किया जाए तो वो है। लेकिन सबसे पहले मेरा आज बार बार मैं कहूँगा कि सबसे ज़रूरी है फर्स्ट माइल एंड लास्ट माइल का बंदोबस्त करना, और उसके लिए एक्सेसिबल कैब्स और एक्सेसिबल ऑटोज़ की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बहुत बड़ा बदलाव है लोग। क्योंकि देखिए, हम लोग आज इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं, पहले वो इंटीग्रेटेड का मामला था। इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव में यही एक वो है कि आप इंटीग्रेट अपना जैसे तैसे शामिल हो रहे हैं। इंक्लूसिव में ये कि जो कुछ भी यूनिवर्सल डिज़ाइन जो बन रही हैं या उसमें जो काम हो रहा है कि भाई अब ऐसी चीज़ें ऐसी वो, क्योंकि वो केवल विकलांगों के लिए नहीं, वो तमाम लोग जो हार्ट पेशेंट्स हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, चाहे वो ओल्ड एज के लोग हैं, सबके लिए वो सुविधाएं काम आएंगी। तो अपने आप में वो बहुत ऐसा नहीं कि दिव्यांग लोगों के तो भला होगा ही होगा, लेकिन एक बहुत, क्योंकि अब देखिए जेनेटिक्स के जो हम लोग कह रहे हैं कि अब संख्या हम लोग के भारत में भी बढ़ती जा रही है, जो बुजुर्ग हैं, और उनको भी इन सब सुविधाओं का बहुत फायदा पहुंचेगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने उठाया। जब आप इस विषय पे आपके साथ बैठने का बना तो मैंने कुछ रिसर्च निकाली, तो कुछ अन्य देशों का, क्योंकि आपने भी घूमा है, तो मैंने रिसर्च में देखा कि लंदन में भी ब्लैक कैब्स हैं। आप आराम से कोई भी दिव्यांग उसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपको किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। न्यूयॉर्क की भी अगर बात करें तो वहाँ पर भी येलो टैक्सी फ्लीट करके चल रही है, और पेरिस में भी इस तरीके की सुविधाएं हैं, आप एडवांस में बुकिंग करके और 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। तो जैसा आपने जिक्र किया कि अगर कुछ इमरजेंसी पड़ गई, और ऐसे ही कनाडा में भी है, एक्सेसिबल टैक्स कैब्स वगैरह हैं जो कि डेडिकेटेड हैं दिव्यांग लोगों के लिए ही। भारत में भी हैं, लेकिन उसकी तादाद बेहद कम है, और वो पर्सनल है लोगों के, पर्सनल है, और जो जिन्होंने कस्टमाइज करके या जो टैक्सी सर्विसेज में चला भी रहे हैं, तो उसके पैसे बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो ये बेसिक मुद्दा है कि सुविधाएं दी जा रही हैं दिव्यांगों को, लेकिन वो सुविधा का जो पहला पायदान है, मतलब आप घर से निकल रहे हो और आपको जाना मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन पे तो आपको सुविधा मिल रही है, लेकिन आप घर से मेट्रो स्टेशन तक पहुंचोगे कैसे? एयरपोर्ट पे आपको सुविधा मिल रही है, रेलवे स्टेशन पे आपको सुविधा मिल रही है, लेकिन आप अपने घर से वहां तक कैसे पहुंचेंगे? तो ये विषय सर ने उठाया, आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि हमारे माध्यम से ये बात लॉ मेकर्स तक पहुंचे और इस विषय को भी सुलझाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। बाकी इस संवाद को अगर आप पसंद करते हैं, और अगर आपको लगता है ये मुद्दा बेहद गंभीर है और इस पर और बड़े स्तर पर चर्चा होनी चाहिए, तो कमेंट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और बने रहिए 5 जनवरी के साथ। नमस्कार।